स्ट्रक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं सर, तो आज हम वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे जो 10th या 9th की बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका यूज़ डायरेक्टली आता है। तो आज हम उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे कि हमको वहाँ पर दी हुई चीज़ें तो नहीं है, लेकिन उनका यूज़ करके हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आबाउ प्रिंसिपल हो गया, हुंड प्रिंसिपल हो गया, और आपका जैसे क्वांटम नंबर हो गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका डायरेक्ट यूज़ है, लेकिन उनका कोई कॉन्सेप्ट हमारी ना 9th की बुक में दिया है ना 10th की बुक में दिया है। तो उन चीज़ों को आज हम पढ़ते हैं। जैसे कुछ लॉज के बारे में बात की गई। जिस टाइम पर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के ढेर सारे मॉडल्स दिए जा रहे थे, उस टाइम पर किसी ने ये नहीं बताया, शुरुआत के जो मॉडल्स थे किसी ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हम कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे फिलअप करेंगे, क्या कंडीशंस रहेंगी, किसी ने नहीं बताया। तो पहला जो हम एक चीज़ तो जानते हैं कि ये रहा आपका न्यूक्लियस। पहला प्रिंसिपल हम बात करते हैं अहबाउ प्रिंसिपल की, हालांकि हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अभी और इसी के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। आज का लेक्चर ऐसा भी रहेगा जो आपके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेगा। पहले हम बात करते हैं अहबाउ प्रिंसिपल की, ठीक। अहबाउ प्रिंसिपल, एक चीज और ध्यान देने वाली रहेगी आपकी, अहबाउ से क्या समझते हैं आप, अहबाउ का मतलब क्या होता है। कोई साइंटिस्ट थे या कहाँ से थे, किसी को कुछ आइडिया है जी? साइंटिस्ट थे ना, कहाँ से बिलोंग करते होंगे, किसी को आइडिया है? कहाँ से? अच्छा अच्छा, अफ्रीका से। बेटा ये एक जर्मन वर्ड है, अहबाउ एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब कोई भी जब चीज़ बनाते हो या कोई भी बिल्डिंग बनाते हो कुछ भी, तो हमेशा लोअर कंडीशन से स्टार्ट करके हायर की तरफ चलते हैं, है ना। ये साइंटिस्ट नहीं थे, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात, किसी भी चीज़ का जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो हमेशा लोअर कंडीशन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हायर की तरफ चलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो बताया गया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्बिटल्स इन increasing order of energy। इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप किया जाता है, ठीक। मतलब जो सबसे लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा पहले उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर उससे हायर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा उसे इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर उससे हायर होगा उसे इलेक्ट्रॉन देंगे। मतलब ऑर्बिटल्स की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते चले जाते हैं, ठीक। जैसे ये रहा आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिटल होता है, जो सेल होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। मतलब ये रहा पहला सेल, ये रहा दूसरा सेल, ये रहा तीसरा सेल, ये रहा अगला सेल, फिर नेक्स्ट। जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाएंगे एनर्जी वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन में ये बात हमने बताई थी, लेकिन कॉन्सेप्ट में ये बात नहीं बताई है जो आज आपको बता रहे हैं। एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अगर हम बात करें, जैसे ये आपका पहला सेल है, ये आपका n = 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हाँ, इसका K, L, M, N ऐसे भी नाम दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। समझ पा रहे हैं? वैसे वैसे ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी।
तो यही कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल को देंगे, फिर सेकंड सेल को देंगे, फिर थर्ड सेल को देंगे, फिर फोर्थ सेल में फिल करेंगे, फिर फिफ्थ सेल में फिल करेंगे, ऐसे एंड सो ऑन आगे चलता चला जाएगा। मतलब न्यूक्लियस से दूरी जैसे बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा सेल के भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और ऑर्बिटल के भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। समझ आया आपको? कोई कंफ्यूजन है किसी के मन में? अभी ऑर्बिटल की बात हम पहुंचते हैं। हाँ हाँ बताइए, क्या चीज? कोई हाँ देखो, कोई अंतर अगर होगा तो उनकी, देखिए सेल जो होता है, मैं अभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ आया, फिर इसके बाद एक चार्ट बनाता हूं, आया समझ? ठीक, अब आप नेक्स्ट देखिए ये है आपका शेल, ये है आपका शेल, ठीक, ये है आपका सबसेल। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। सबसेल, ये है इसके ऑर्बिटल, ठीक। देखिए फर्स्ट सेल में सिर्फ वन सबसेल पाया जाता है और वो होता है 1s। अगर पहली सेल की बात करेंगे तो इसमें एक ही सबसेल होगा 1s, s सबसेल होगा और कोई दूसरा सबसेल। वैसे 4 होते हैं अभी तक, ऐसा नहीं होते 4 हैं, मतलब 4 में फिलिंग हुई है। S P D F, इसके बाद G H इंट्रोड्यूस होगा जब आप आगे बड़े होके बच्चों को पढ़ाएंगे, या हो सकता है 10 या 20 ईयर्स में जब मोर एलिमेंट्स डिस्कवर हों तो जो नए सबसेल इंट्रोड्यूस होंगे वो G H ऐसे करके आते आगे आ जाएंगे। लेकिन अभी तक S P D F इन 4 का ही जिक्र होता है, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सेल है और S में एक ही ऑर्बिटल होता है। ऐसे ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, समझ रहे हैं? तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है, ठीक। दूसरे सेल की बात करेंगे तो इसमें 2s भी होता है और 2p भी होता है। अच्छा, जो s होता है इसमें हमेशा 1 ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल। जो P होता है इसमें 3 होते हैं, जो D होता है इसमें 5 होते हैं, जो F होता है इसमें 7 होते हैं, ठीक है। पहले सेल के पास सिर्फ S होता है सबसेल, P D F नहीं होता। सेकंड के पास S भी होता है और P भी होता है। S जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? एक ऑर्बिटल। P में देखेंगे तो 3 हो जाएंगे। ये टोटल ऑर्बिटल सेकंड सेल में कितने हो जाएंगे बेटा? 4। समझ आया? हाँ बेटा। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, चलिए अभी स्टार्ट हुई जा रही है। थर्ड सेल की अगर हम बात करेंगे, ठीक, थर्ड सेल की अगर हम बात करेंगे, थर्ड सेल की, तो थर्ड सेल के पास, हाँ बताओ बेटा। सबसेल जो होते हैं वो सेल के अंदर सब डिवीजन होते हैं। जैसे एक स्कूल है, स्कूल आपका मान लो एटम है, स्कूल के अंदर जो क्लासेस हैं वो आपके सेल हैं। क्लासेस के अंदर जो सेक्शन डिवाइडेड है, मान लो 10th क्लास में 3 सेक्शन है, ये आपके सबसेल हैं। सबसेल के अंदर जो क्लासेस की बात कर रहे हैं उसमें भी डिविजन्स डिवाइडेड है, वो ऑर्बिटल हो गए, और उसके अंदर आप लोग बैठते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉन हो गए। कुछ समझ आया? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। स्कूल जो है वो एटम है ना, सेल जो है वो क्लास नंबर है, सेक्शन जो है वो आपका ऑर्बिटल है, समझ रहे हैं? और फिर उसके अंदर आप बैठे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए थर्ड सेल के जब अंदर आएंगे तो इसमें 3 सबसेल होंगे, 3s 3p 3d। अब बताइए टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, जल्दी से बताओ, उधर से ऐड करके टोटल 9 हो जाएंगे। कैसे? S में 1, P में 3 और D में 5, टोटल 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? बोलो।
फोर्थ सेल की बात करेंगे तो बेटा इसके पास 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है। बोलो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे फोर्थ सेल के पास? 16 हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? यही से एक लॉ डिराइव हुआ था कि अगर सेल के नंबर को हम n दे दें, अगर सेल नंबर को हम n नेम दे दें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, है ना? फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे 1 ऑर्बिटल, सेकंड का स्क्वायर करेंगे 4 ऑर्बिटल, थर्ड का स्क्वायर करेंगे 9 ऑर्बिटल और इसका करेंगे तो 16 ऑर्बिटल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अब यही से फार्मूला डिराइव हुआ। अगर हम पूछें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो आप क्या कहेंगे? ऑर्बिटल्स आप कहेंगे सर n स्क्वायर। बोलो और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑर्बिटल के नंबर से जस्ट क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड कितने फिल किए जा सकेंगे? बोलो बेटा 2n का स्क्वायर, है ना? सेम यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन कराते टाइम बताया था, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होते तो इतना टाइम नहीं होता कि पूरी थ्योरी रिवाइज करें। आज हमारे पास टाइम है तो हम इसके उन सारे कॉन्सेप्ट की एक एक करके परतें खोलते हैं, लेयर्स खोलते हैं। हाँ बेटा ये सेल है 2 3 4 1 2 3 4 जो लिखा है ये सेल है। SPDF जो है क्या चीज? ये सबसेल ये हाँ देखो ये सेल बता रहा है और इस सेल में एक सबसेल है। ये जो लिखा है ये सेल नंबर है और इसमें जो सबसेल है वो एक है। ये जो लिखा है 2 सेल नंबर में 2 सबसेल हैं S और P, 3 में 3 सबसेल हैं SPD, 4 में 4 सबसेल हैं SPDF। समझ आ रहा है? किसी सबसेल के सामने लिखा हुआ नंबर उसके सेल को रिप्रेजेंट करता है। समझ पाए? F के सामने अगर 4 लिखा, देखो D3 का भी है D4 का भी है, मतलब 3D भी है 4D भी है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये D जो लिखा है ये 3D है कि 4D है कि 5D है कि 6D है? कैसे पहचानेंगे? तो D के सामने जो नंबर लिखा होगा वो सेल नंबर होगा उसका। मतलब अगर 3D लिखा है तो थर्ड सेल का D सबसेल है और अगर 4D लिखा है तो फोर्थ सेल का D सबसेल है। समझ पाए? हाँ हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें आज बताऊंगा, फिर आपके बाद में क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है? ठीक, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा कि हाँ आपके मन में कोई सवाल हो तो अभी आप पूछ लो। अभी मैं शुरुआत किए हैं तो ये समझ आया? यस सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल की जो फिलिंग का सिस्टम है सेल और सबसेल का, वो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। 2 मेथड हैं, मैं दोनों बता दूंगा आपको। ठीक, देखिए एक तो ये तरीका होगा, जैसे एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका 11th की बुक में दिया है, जैसे 1s 2s 3s। जी हाँ आप बाउ प्रिंसिपल ही बता रहे हैं। 4s 5s ये है। ठीक, इस टाइप से यहाँ हो गया 2p 3p 4p 5p, फिर यहाँ हो गया 3d 4d 5d, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4f। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ ऐसे चलेगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ ऐसे चलेगी। मैं इससे भी सरल तरीका भी आपको बताऊंगा। ये पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? 1s में। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो 2s में होगी। ठीक है? 2s के बाद जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो 2p में होगी, 2p के बाद 3s में, और 3s के बाद जो होगी वो 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद फिर ये ऐसे जाएगा 3d में,
3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S, ऐसे चलेगा। एक तो ये तरीका है। 5S के बाद आपका ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 6S, यहाँ 6S होगा। 6S आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका 4F में जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ये 11th की बुक में मिलता है। जिस टाइप से ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको करनी है, समझ रहे हैं? बोलो बेटा। ठीक। अच्छा, एक और बड़ा आसान सा तरीका है, समझ आने पे डिपेंड करेगा। देखिए, एक और आसान सा तरीका है। देखिए, हमने लिखा S, फिर लिखा P, फिर लिखा D, फिर लिखा F। अब आप मेरे साथ साथ बोलेंगे 2 टाइम्स SS, तो रहेगा SS। तो हमने लिखा SS, ठीक। हालांकि यही ग्राफ उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 1 टाइम एक बार आगे गए, PS मतलब PS, ठीक है। अब D तक जाएंगे और 2 टाइम वापस होंगे, DPS, तो DPS, फिर शुरू से आ जाते हैं DPS, ठीक है। फिर उसके बाद F तक जाके 2 टाइम रिटर्न मारते हैं, FDPS मतलब FDPS, समझ आया? SS, PS, DPS, FDPS। इस पूरे ग्राफ का निचोड़ बस इतने में है, समझ आया? SS, PS, DPS, FDPS, ठीक है। बोलो। अब नंबर कैसे डालेंगे? नंबर डालने के लिए हमको एक बेसिक चीज पता है कि S की शुरुआत 1 से, P की शुरुआत 2 से, D की शुरुआत 3 से और F की शुरुआत 4 से होती है। सबको पता है ना? ठीक है। अब आपको बस यही देखना है कि कोई नंबर रिपीट नहीं होना है, मतलब S का कोई डबल ऑर्बिटल ना हो, P का कोई डबल ऑर्बिटल ना हो, D का कोई डबल ऑर्बिटल ना हो। 1 का S हो चुका है तो अगला S किसका आएगा? 2 का। अच्छा, यहां S पर फिर S आ गया तो 2 का S हो चुका है, अगला S 3 का। P आ गया, पहले P किसका हो चुका है? 2 का, तो ये P किसका हो जाएगा? 3 का, है ना। फिर S आ गया तो 3 का S हो चुका है, ये S किसका होगा? 4 का। D की शुरुआत ही कितने से? 3 से होती है। फिर P आ गया, पीछे देखते हैं P कहां तक हो चुका है? 3 का, तो ये P किसका होगा? 4 का। बोलो। ये S, फिर S आ गया, पीछे देखते हैं S किसका हो चुका है? 4 का S हो चुका है, तो ये S 5 का। बोलो। फिर D कितने का हो चुका है? 3 का, तो ये D कितने का होगा? 4 का। होगा या नहीं होगा? अब आप इसमें नंबर डालते चले जाइए, चाहे जितने तक हो जाए। P 4 का हो चुका है, ये 5 का। S 5 का हो चुका है, ये 6 का। F की शुरुआत 4 से होती है। D 4 का हो चुका है, 5 का। ये 5 का हो चुका है, 6 का। ये 7 का, है ना। और बाकी चीजें आपको पता है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ, नंबर का सिस्टम हमको पता है कि S की शुरुआत 1 से, P की शुरुआत 2 से, D की शुरुआत 3 से और F की शुरुआत कितने से होती है? 4 से, है ना। बोलो। नंबर डालते टाइम आप जब आगे प्रोसीड करेंगे तो पीछे का नंबर देख लेंगे, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 1S हो चुका है तो फिर अगला S 2 का आएगा, और 2 का S हो चुका है तो अगला S 3 का आएगा। तो 1S हो चुका था तो अगला S 2 का। P की शुरुआत 2 से होती है तो कोई बात ही नहीं। 3S मतलब 2 का S हो चुका तो अगला S 3 का आएगा। बोलो। हम कह सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें, SS PS PS DPS DPS FD PS FDPS नंबर डालने हैं, बताओ क्या करें? S से शुरुआत करो। 1S से शुरुआत होगी ना, तो 1S से शुरुआत कर देते हैं। 1S, अगला S किसका आएगा? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि S की शुरुआत 1 से होती है, P की शुरुआत 2 से, D की शुरुआत 3 से और F की शुरुआत 4 से, है ना। बोलिए।
पहला ऑर्बिटल किससे होगा? अब अगर F के सामने 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेल में सिर्फ S होता है, सेकेंड सेल में S और P होते हैं। हमको पता है P पहली बार किस सेल में इंट्रोड्यूस हुआ? सेकेंड सेल में। तो 1 का P नहीं होगा, 2 का P होगा। समझ पा रहे हैं? बोलो, D सब सेल कहां इंट्रोड्यूस हुआ? थर्ड सेल में, है ना? तो S की स्टार्टिंग फर्स्ट से, P की सेकेंड से, D की थर्ड से और F की 4 से होती है। कोई डाउट है किसी के मन में? अब पीछे से नंबर रिपीट कर लाइए। अब देखिए S हमको 2, जैसे 1S हो चुका है तो अगला S किसका आएगा बताओ? 2 का, 2P हो चुका है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमको S पे नंबर डालना है, तो हम पीछे पलट के देखेंगे S कितने का हो चुका है, कितने का S हो चुका है? 2 का। तो हम अगला S किसका डालेंगे? 3 का। फिर अगला P आ गया, P पे नंबर डालना है। हम पीछे पलट के देखेंगे P कितने P पे हम नंबर डाल चुके हैं? 2 पे डाल चुके हैं। तो अगला P किसका आएगा? 3P। बोलो। फिर S आ गया, तो हमको अब S आ गया, हमको पीछे पलट के देखना है कितने S पे नंबर डाल चुके हैं? 3S पे डाल चुके हैं। तो फिर ये S 4 का हो जाएगा, है ना? फिर आ गया P हम 3P डाल चुके हैं तो ये 4P हो जाएगा। बोलो, डाल लेंगे ना? 118 है, लिखने का तरीका यही है। बस ये है कि आगे जैसे जैसे आप 50 से ऊपर बढ़ेंगे एक्सेप्शंस आने लगेंगे। समझ पा रहे हैं? तो जितने हायर ऑर्बिटल में जाते हैं कई सारे इफेक्ट्स लगने लगते हैं, जैसे आपका शील्डिंग इफेक्ट हो गया, कई चीज़ें और ऐसी आने लगती हैं जो इलेक्ट्रॉन के निकलने में, रिमूव करने में आ जाती हैं। तो 50 से ऊपर जब जाएंगे तो आपको कई सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ऑर्डर यही रहेगा, ये कंफर्म है, मैंने लिखा, वो आप आज याद कर लीजिए। 11th में, 12th में, नीट में, जेई में, कहीं भी जाएंगे ऑर्डर यही रहेगा। और सबसे सिंपल ऑर्डर SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। ये वाला जो चार्ट है इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये बना मिलेगा आपको बुक में, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। इसको बना के फिर फिलिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप ऐसे वे में याद कर लेते हैं तो बड़ा आसान है ना? बोलो। इसके आगे जाना तो फिर से SS PS PS और DPS DPS। नहीं बेटा, इस इतने तक आपके, जैसे DPS FDPS FDPS किया, इतने तक आपके 118 एलिमेंट फिल हो जाएंगे। इससे आगे नहीं जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? ठीक है। F के बाद आएगा आपका SPDF, उसके बाद G आएगा। तो अगली बार जब इंट्रोड्यूस होगा तो GFDPS GFDPS आएगा, लेकिन उसको जाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी कह नहीं सकते, फ्यूचर की बात। लेकिन इतने तक आपका काम हो जाएगा आज से लगा के अगले 10 इयर्स तक। इससे ज़्यादा आपको नहीं फिलअप करना पड़ेगा, आप चिंता ना करिए, ठीक है? हाँ, क्या चीज़? हाँ, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। सिंपल सा सिस्टम है। जैसे SPDF लिखा तो कहीं से जाके रिटर्न मारना है, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। हो गया? तो ये यही चीज तो है। टफ लग रहा है किसी को? बस हो गया। तो इतना ज़्यादा परेशान होने जैसी बात नहीं है। मैं कई सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक? जैसे अब सिंपल वे में हम आपसे कहें कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, तो आयरन का होता कितना है? 26। देखिए आयरन का कितना होता है? 26। आप इसमें फिलअप कर दीजिए, उसी में ऊपर ही फिलअप करते चले जाइए। आप ऊपर से देख के आप लिखे 1s 2 2s 2p 3s 3p 4s 3d फिल कर लीजिए। आपको ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 6
2 6 2 कितने हो गए 4 + 6 हो गए 10 12 18 20 और 26 हैं तो 6 यहाँ चले गए। समझ पाए? यस सर। एक और देखो जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट 27 है, फिल करना है, बताओ क्या करें? सर ये पावर में इसके ऊपर इसी में ऊपर के नंबर काउंट करते चले जाओ, डी का 7 जाएगा। डी का 7 हो जाएगा। 23 हो मान लो, हमको यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसका 23 पे कौन सा होता है पता नहीं कौन सा होता है 23, हालांकि मुझे पता है लेकिन फिर भी 23 फिल करना है, बताओ क्या करें? सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। 2 + 2 4 4 + 6 कितने हो गए 10 12 12 + 2 बोलो कितने हो गए 18 18 + 2 20 और 20 के बाद 3 और बचे तो लास्ट में 4s2 3d3 हो गया काम। है ना सरल? बस ऐसे फिलअप करना है, कहीं कुछ डाइवर्ट ही नहीं होना है आपको, ठीक है? बस 2 चीजों में ध्यान रखना है जो एक्सेप्शन है। जैसे एक्सेप्शन की जब हम बात करेंगे तो 2 चीज एक्सेप्शन यहां पर जितने हमको पढ़ने हैं अभी एक्सेप्शन, एक तो आपका क्रोमियम 24 है। क्रोमियम 24 जो है वो लास्ट में होना चाहिए, यहां पर 4s2 3d3 आया 23 के लिए, 24 है तो यहाँ 3d4 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये 4s1 और 3d5 हो जाता है, ठीक? एक तो ये आपका एक्सेप्शन है। दूसरी बात कॉपर जो होता है 29, यहाँ पर होना चाहिए था कि 4s2 3d9, लेकिन हो जाता है 4s1 और 3d10। जो डी सबसेल होता है वो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कंडीशन में मोर स्टेबल होता है। समझ पा रहे हैं? जो डी सबसेल होता है वो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कंडीशन में मोर स्टेबल होता है, इसलिए जब ये D4 आना था तो D4 ना होके अपने पास वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और अपने आप को मोर स्टेबल करने के लिए D5 कर लेता है। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, आज भी रखना है और आगे भी रखना है कि ये 2 एक्सेप्शन हैं जो थोड़ा सा बाकी सबसे हट के रहते हैं। ओके, ठीक है? चलिए ये पावर्स ही इलेक्ट्रॉन है भैया, ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं को काउंट कर रहे हैं हम। 26 यही 26 पावर्स यही इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो 26 अभी हम लोगों ने फिलअप किया था तो ये 26 यही पावर जो है इन्हीं पावर से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप समझिए, मैं कुछ चीजें अभी बता रहा हूं। देखिए जैसे हमने लिखा 3d6 तो इसमें 3 चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें कौन कौन सी? ये जो है ये शेल नंबर बता रहा है, ठीक? ये जो है ये सबसेल बता रहा है, और ये जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। हाँ बेटा, एस फिर आगे जाके पीछे स्टेप लेना है, पीएस फिर डी पर जाके 3 लौटना है, डीपीएस फिर एफ पे जाके लौटना है, एफडीपीएस। नहीं 2 बार, हर चीज डबल है। एस 2 टाइम, फिर पीएस फिर 2 टाइम, फिर डीपीएस फिर डीपीएस 2 टाइम, फिर एफडीपीएस फिर 2 टाइम। कोई चीज सिंगल नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, इतने तक आपकी पीरियोडिक टेबल में जितने आज तक डिस्कवर एलिमेंट हैं पूरे वर्ल्ड की जो चल रहे हैं बुक्स में, उतने एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इतने में हो जाएगा आपका। चलिए सोडियम का दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। सोडियम कितना होता है? 11। सोडियम का होता है 11 Na। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ क्या करें? आप बताइए।
देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, इसी में से अच्छा मैं लिख ही देता हूँ। देखो सोडियम 11 है 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे लिखा। अब देखो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे ख़त्म हो जाएगी बात वहीं पे छोड़ दूंगा। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप किए, 2 इसमें फिलअप किए, 6 इसमें फिलअप किए, कितने हो गए? 2 + 2 4, 4 + 6 10 हो गए। 1 इसमें चला गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं बची। मैं ऑर्डर लिख के बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? अब अगर और हो तो और फिलअप करें। जैसे आप कहते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन है 17, सुन लो बेटा सुन लो, 17 कैसे फिलअप करेंगे बताओ? इसी ऑर्डर में फिलअप कर डालो। 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए? 2 + 2 4 + 6 10 12 हो गए। तो जो 3p आएगा बचे कितने? 5 इसमें चले गए, है ना? हाँ हाफ जो आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है ऑर्बिटल, वो सिमेट्रिकल हो जाता है। और सिमेट्रिकल कोई चीज़ होती है वो आपकी मोर स्टेबल होती है, समझ रहे हैं? सिमेट्रिकल का मतलब बैलेंस्ड कंडीशन हो जाती है। हाफ फील्ड में एक और चीज़ होती है एक्सचेंज एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जिस टाइम वो पोजीशन चेंज करते हैं उस टाइम कुछ एनर्जी रिलीज आउट करते हैं। हाफ फील्ड की कंडीशन में वो मैक्सिमम एक्सचेंज कर सकते हैं। आप मान के चलिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ कह सकते हैं। क्या चीज? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये सबसेल है, सबसेल, और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। ये इलेक्ट्रॉन का फिलअप हो सकता है। ठीक, और किसी के मन में कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, हाँ जैसे कोई एटम है तो उसमें आखिरी में जो समीकरण आएगी सर वही ज्यादा स्टेबल होगी कि वही फिजिकल उसी में हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे सर वही ज्यादा स्टेबल रहेगी? जिसमें हाफ फील्ड की कंडीशन रहेगी या फुल फील्ड की कंडीशन रहेगी वो अपने आसपास वालों की कंडीशन से ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ पा रहे हैं? अगर हम D5 की बात करें तो वो D4 से भी ज़्यादा स्टेबल होगा और D6 से भी ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ पाए? तो सर जैसे ये सोडियम है तो इसका हाफ फील्ड तो ये 2s1 है। हाँ सर तो ये भी हाफ फील्ड है। हाँ, तो सर ये भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सोडियम की बात, जैसे आपने कहा कि सोडियम में 3s1 है, हाफ फील्ड है कंडीशन, तो हाँ हाफ फील्ड की कंडीशन में ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी हमेशा, उसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, ये इसमें निकालना इसलिए आसान हो जाता है कि अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस को ले लेगा। कुछ समझ पा रहे हैं? लेकिन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि स्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना वो बहुत। मैं अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, देखो कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन किसी वजह से अगर अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर लेता है तो वो काम आसान हो जाता है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसकी स्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, बोलो? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देना तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, बोलो?
और ऐसा होने पर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि अनन्वय ने अभी अभी कहा कि अगर ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा तो उसके बाद अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो ये तो हाईली स्टेबल हो गया। अब अगर पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम आपको उतनी ताकत लगानी पड़ेगी जितने की इनर्ट गैस से निकालने के लिए लगानी पड़ती है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, जैसे सर लोअर एलिमेंट सबसे ऐसे चलता है 1s2 2s2 3 सर, लेकिन जैसे 30th एलिमेंट पे जाए अगर तो ऐसे वहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वैसे 1 2 3 की जगह 1 2 3 की 4 3 3 ऐसे चलता है सर। तो उसमें सर ऐसे होता है ना कि 3 4 3 जैसे 1 सर सोडियम का है उसमें 1 2 है, तो इसमें से समझ सकते हैं 1 जहाँ पे पहला शेल है, जहाँ पे दोनों 2 है वो दूसरा शेल है। लेकिन सर इससे कुछ जगह रहता है 3 की 10 और फिर 4 14 मान लीजिए आ गया, तो सर ऐसे 3D और 4F के बीच में फिर क्या समझे कौन सा शेल कहाँ है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे अभी आयरन की बात हमने कही थी 26, तो इसमें 4s2 पहले आ जाता है, 3d10 बाद में आता है, 3d6 है ना। ये बेटा एनर्जी की बेसिस पर डिपेंड करता है, जो पिछले उसमें मैंने अभी बताया था। देखिए जैसे इसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ये देखो, हाँ बहुत सारे रीज़न है, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखिए जैसे इस ग्राफ में चलेंगे या इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये जो है ये ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। भले ही 3D बाद में आया है लेकिन थर्ड सेल को काउंट करते टाइम 3D 3P 3s ये तीनों जो हैं ये 3 के सबसेल माने जाएंगे। 3s 3P 3D, बीच में अगर 4s आ गया तो आ जाने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एनर्जी की वजह से आया है, समझ रहे हैं। 4s की एनर्जी 3D से कम है इसलिए मिडिल में आ गया है ना। यस सर, तो फिर सर 4 से 4P से 4F तक फिर दूसरा शेल होगा। हाँ दूसरा सेल होगा इसी ऑर्डर में। जो 4 के साथ जितने भी सब सेल आएंगे वो 4 सेल में काउंट होंगे, 5 के साथ जो नंबर आएंगे वो 5 में काउंट होंगे। जो सामने लिखा नंबर है उसका ऑर्डर भले ही गड़बड़ हो जाए लेकिन सेल वही काउंट होगा, अलग अलग जगहों पे होगा तो अलग अलग लेके हम काउंट करेंगे। मतलब कि सर 4s 3D की थोड़ा शेल का पार्ट। हाँ कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। वो 3D 4s को जंप करके आया है वो बात अलग है, लेकिन सेल तो 3D ही है, ठीक। हाँ और कोई सवाल किसी के मन में, आगे बढ़े। चलिए तो ये बात हो गई आप बाउ प्रिंसिपल की। अब सेकंड की बात करते हैं, देखते हैं। जैसे हुंड प्रिंसिपल, हाँ हुंड्स लॉ, ठीक। ये क्या कहते हैं, इन्होंने एक बात कही कि किसी भी सबसेल में जो आपके एक से ज़्यादा ऑर्बिटल वाले हैं, s को छोड़कर बाकी आगे की बात कर रहे हैं, जैसे p है, आप समझिए p है, तो इन्होंने कहा कि जब कभी भी जैसे P3 की कंडीशन है, P3 की, तो इन्होंने कहा पेयरिंग तभी कराई जा सकती है किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और अपोजिट स्पिन, ये पाउली का लॉ है, अभी इसी उसमें लिखूंगा नीचे में। तो उन्होंने कहा कि अगर जैसे 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप पहले तीनों ऑर्बिटल एक सबसेल में अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल हैं तो उनमें पहले एक सबको मल्टीप्लिसिटी में दे देंगे, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या मैक्सिमम अनपेयर्ड की कंडीशन आप बना लेंगे। पेयरिंग उसके बाद स्टार्ट होगी। समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एक ऑर्बिटल है और इसमें ऐसे फिल कर दिया है, बताइए ये किसके लॉ को वायलेट करता है? हुंड्स लॉ को, क्योंकि 3 फिलअप करने हैं तो 3 आप तो एक पहले फिलअप करेंगे, उसके बाद ही पेयरिंग करा सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक। तो आप लिख सकते हैं। अच्छा डी की बात किसी के मन में आ सकता है कि सर डी में बताइए क्या कंडीशन रहेगी। तो डी में जैसे D5 है तो D5 में पहले सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आप जरूर फिलअप कर लेंगे,
ठीक है। आप अगर, ये गलत है सिस्टम, अगर आप इसको ऐसे करते हैं कि सर 5 ही तो फिल करने हैं, हम 2 ऑर्बिटल में ऐसे फिलअप कर दें और 1 यहाँ कर दें, तो क्या होगा? नहीं हो सकता। हुंड ने कहा कि किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम पहले सारे ऑर्बिटल में एक स्पिन के साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? सर ये एरोस क्या चीज? ये एरोस क्या? एरोज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को किसी से तो रिप्रेजेंट करोगे, कैसे दिखाओगे? तो ऊपर वाला नीचे वाला, हाँ, ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है और अपनी पोजीशन पर भी चक्कर लगाता है। तो जो ये ऊपर की तरफ हेड होता है, ऐसा माना जाता है कि ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है अपनी जगह पर, और जो नीचे की तरफ हेड होता है माना जाता है एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। समझ पाए? यस ठीक। हाँ क्या? सर एक चीज पूछनी। हाँ सर एक ऑर्बिटल है, सर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। हाँ सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर मूव कर रहे हैं। हाँ, तो सर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते सर, वो वही ना सर? इसीलिए तो 2 फिलअप करने हैं, क्योंकि वो जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो उस बेसिस पर 2 टाइप 3 टाइप के सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जिन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उन्हें कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। उनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। समझ पा रहे हैं? जो मैग्नेट होती है, चुंबक, जिससे आप सब ने खेला होगा, आपने देखा होगा कुछ मेटल को चिपकाती है और कुछ को नहीं चिपकाती है ना। हाँ, तो जो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे उनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहेगा। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से उनकी नेट स्पिन 0 नहीं आएगी, है ना। और जो जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे की स्पिन को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, नेट स्पिन 0 हो जाएगी, तो उनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? उनको कहा जाता है डायामैग्नेटिक। ओके, तो हुंड, ये पूछा जाए ये किसके लॉ को वायलेट कर रहा है? हुंड प्रिंसिपल। सीधी सी बात है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो हुंड प्रिंसिपल क्या कहता है बताइए? इन a subcell pairing starts after every orbital, या थोड़ा सेंटेंस चेंज करते हैं, when every electron, every orbital singly occupied। समझ पाए? कोई डाउट है किसी के मन में? नो सर। ठीक। अब यहीं पर एक और लॉ है, पाउली एक्सक्लूजन लॉ। देखिए 3rd, 5 और 10 मिनट आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। यस सर। ठीक। पाउलीज, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, आपका थोड़ा 9th लेवल से ऊपर है। पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। ठीक। इन्होंने 2 बातें कही, दोनों बातें देख लेते हैं। इन्होंने कहा, दोनों बातें हैं, मैं दोनों बातें लिख देता हूं, एक बात तो अभी समझा दूंगा, एक थोड़ी देर बाद समझा पाऊंगा जब क्वांटम नंबर बताऊंगा। पहली बात इन्होंने ये कही, इन एन एटम द वैल्यूज ऑफ all 4 quantum numbers for any 2 electrons cannot be same। किसी भी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? दूसरी बात इन्होंने कही, इन एन ऑर्बिटल
only two electrons can be filled with the opposite spin, समझ पाए? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। बोलो, हम आपसे सवाल पूछें कि बेटा एक ये ऑर्बिटल है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, बताओ ये सही है कि नहीं सही है? किसके लॉ का वायलेशन हो रहा है? पाउली के लॉ का, बिल्कुल सही है। अच्छा, हम पूछें कि ये एक ऑर्बिटल है p का, इसमें d4 की कंडीशन है और हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल किए, ऐसे, बताओ ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर हम यहीं पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर हम यहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दें, अब बताओ किसके लॉ का वायलेशन है? अब पाउली के लॉ का वायलेशन हो गया। अगर यहीं पर थोड़ा सा और चेंज करें और हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे, बताओ अब किसके लॉ का वायलेशन हो गया? दोनों का हो गया, दोनों का हो गया। एक में 3 फिलअप कर दिए और एक छोड़ के पेयरिंग कराई, समझ पा रहे हैं? बोलो, तो सिंपल वे में रखना है। सारी चीजें समझ आई? ठीक, लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स। ये 4 टाइप की क्वांटम नंबर्स होती हैं। 2 टाइप के हम लोगों ने डिस्कस किए थे, अभी हम फिर से कर लेते हैं, समझते हैं। होती क्या है क्वांटम नंबर? द सेट ऑफ नंबर्स which gives complete information about an electron, उसको क्या कहा जाता है? क्वांटम नंबर्स। 4 टाइप की होती हैं। पहली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, क्या रिप्रेजेंट करती है? शेल नंबर, ठीक। और डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाई स्मॉल n, शेल नंबर या मेन एनर्जी लेवल, ठीक। इसी की बेसिस पर जो स्मॉल n दिया गया है, इसी की बेसिस पर वो फार्मूला आया है कि किसी अगर n नंबर दिया है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होंगे? n², है ना। ये n² नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बेसिस पर दिया है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² और नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2n²। ये प्रिंसिपल जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन एनर्जी लेवल या सेल नंबर, यही है वो, समझ पा रहे हैं? ठीक। सेकंड नंबर देखते हैं बेटा। सेकंड नंबर है आपका एजीमूथल क्वांटम नंबर। देखिए, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? सबसेल को, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फिक्स होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ओके, ठीक। जो थर्ड होती है वो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये रिप्रेजेंट करती है ऑर्बिटल को, ठीक, ऑर्बिटल। ये रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट टू ऑर्बिटल, ठीक। इसको दिखाया जाता है डिनोटेड बाई किससे? m पास में छोटा सा l, ऐसे लिखा जाता है इसको। अच्छा, यहां पर एक चीज छूट गई। यहां पर जब कभी बताया जाता है, देखिएगा ध्यान से,
नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सबसेल की बेसिस पर अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कोई पूछे तो उसका फार्मूला होता है 2l+1। बोलिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कोई सबसेल में पूछे तो फार्मूला क्या होता है 2l+1। s के लिए l की वैल्यू 0 रखिए 1 ऑर्बिटल आएगा, p के लिए l की वैल्यू 1 रखिए 3 आएंगे, d के लिए 2 रखिए 2 2 जा 4 + 1 5 आएंगे, f के लिए 3 वैल्यू रखिए 7 आएंगे, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई पूछे तो ये होता है 2 × 2l+1। ये फार्मूला तब लगेगा जब सबसेल के बारे में कोई पूछेगा, समझ आया। बोलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? कोई प्रॉब्लम है क्या? सर समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, ठीक। एक चीज और बतानी रह गई कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल की मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक हो सकेगी। मतलब n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 1 होगी, 2 नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एक कम आएगी। अगर हम कह दें कि n जो स्मॉल n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 3 है तो एजीमुथल हमेशा मैक्सिमम 2 आ सकती है। मतलब n की कंपेयर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कंपेयर में एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा एक कम आएगी, मैक्सिमम अगर बात करें तो। समझ पाए? बोलो बेटा। ठीक, अभी कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो समझ आएगा। फिर कहते हैं रिप्रेजेंटेड टू ऑर्बिटल डिनोटेड बाय ml, वैल्यूज ऑफ ml की वैल्यू जो होती है -L2 + L तक होती हैं, इंक्लूडिंग 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे बात करें, जैसे P है, ठीक। P के लिए L की वैल्यू क्या होगी 1, तो ml की वैल्यू क्या होगी बताइए। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो -L2 + L। आप समझिए ml की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी -1 0 +1। तो पहले ऑर्बिटल के लिए -1 फिर 0 फिर +1। हमेशा L की वैल्यू को माइनस से लेके 0 से होते हुए प्लस तक ले जाना है। जैसे दूसरा एग्जांपल, हम आप D की बात करें तो D के लिए L की वैल्यू क्या होगी 2। बोलो होगी 2 या नहीं होगी? तो ml की वैल्यू क्या होगी? ml की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर -2 -1 0 +1 और +2, यही तो होगी -L2 + L तक। और यही वैल्यू इन 5 ऑर्बिटल के लिए आ जाएगी। ये समझ पा रहे हैं? ऑर्बिटल में आ जाएगी। मतलब पहले ऑर्बिटल के लिए -2 वैल्यू है ml के लिए, ml की वैल्यू पहले ऑर्बिटल के लिए -2, सेकंड के लिए -1, मिडिल वाले के लिए 0, फिर उसके बाद फोर्थ के लिए +1 और फिर +2। हर ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। समझ पा रहे हैं? सर ये ऑर्बिटल की एनर्जी। हाँ, ये ऑर्बिटल के लिए वैल्यू आएगी। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट हो तो उसके लिए आप वैल्यू क्या लेंगे? जो मिडिल में आ रही है 0, ml की वैल्यू। ठीक है? ठीक। हाँ, मैं अभी एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक। फिर देखिए, अच्छा चलो देख लो। जैसे F है, F ऑर्बिटल है, F के लिए L की वैल्यू क्या होगी 3, तो ml की वैल्यू क्या होगी? ml की वैल्यू आप कहेंगे सर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल वैल्यू कितनी आई 7। और F में ऑर्बिटल भी कितने होते हैं 7। हर ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू फिक्स होगी। समझ पा रहे हैं? कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां प्रेजेंट है यहां पर, तो इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? ml देगा। 0 नंबर के उसमें प्रेजेंट है, ml की वैल्यू 0 आएगी। कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है तो ml की वैल्यू कितनी आएगी +3। समझ पा रहे हैं? लेकिन सब करेंगे क्या?
हाँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एग्जाम्पल एक और हम कर लेने दें, फिर हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। इसके लिए इसकी दो वैल्यू हैं। किसी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन हुआ इसको ms से रिप्रेजेंट करते हैं, ms से। अगर ऐसा हुआ तो ms की वैल्यू ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का हेड हुआ तो इसकी वैल्यू +½ आएगी। और अगर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन आपने सेलेक्ट किया है तो इसके लिए ms की वैल्यू -½ आएगी। समझ पा रहे हैं? बस इसकी दो ही वैल्यू होती हैं, +½ -½ ओके। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कई सारे लेते हैं तो आपको समझ आएगा। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं फॉर 23rd इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। आयरन के 23rd इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं बेटा, आप फिल करिए इसमें। देखिए आयरन 26, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 है ना? बोलो, यही तो रहेगा। ठीक, अब 23rd इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पे है? 2 + 2 4 10, 10 यहाँ तक हो गए, 12 यहाँ, 18 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ तक हो गए ना? बोलो। ठीक, अब ये रहा आपका डी सब सेल। अब आप ध्यान से समझिएगा, इसमें D6 की कंडीशन है, D6 की मतलब 1 2 3, 23rd इलेक्ट्रॉन यही तो होगा। ठीक, ये हो गया आपका 24, ये 25 और ये 26। बाकी से हमको लेना देना नहीं है। हम केवल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे। तो ये आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? 23rd। ठीक, अब आप देखिए n की वैल्यू क्या होगी। आप ध्यान से देखो, जो ये जा रहा है किसमें जा रहा है? 3d में। तो d के सामने कौन सा नंबर दिया है? 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। बोलो। ठीक, L की वैल्यू D के लिए होती कितनी है? 2। तो ml की कितनी वैल्यू आएंगी? 5, -2, -1, 0, +1, +2। बोलो, इसमें से कौन सी वैल्यू में 23rd इलेक्ट्रॉन फिट बैठेगा? इसको उठा के इसके ऊपर चिपका दो 0 पे। तो ml की वैल्यू कितनी आएगी? कितने समझदार बच्चे हैं? बोलो। जो मिला इलेक्ट्रॉन 23rd है उसका हेड, उसकी मुंडी ऊपर है नीचे? ऊपर है, तो ms की वैल्यू क्या आएगी? +½ समझ आया? क्या चीज? ये हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। चारों वैल्यू बताइए, हम बता देंगे इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में, कौन से सब सेल में, किस ऑर्बिटल में, किस कंडीशन में है। समझ पा रहे हैं? n की वैल्यू 3, इसका मतलब 3rd सेल में है। l की वैल्यू 2, इसका मतलब d सब सेल में है। और उसकी वैल्यू 0, इसका मतलब 3rd ऑर्बिटल में है, मिडिल वाले में। और +½ का मतलब मुंडी ऊपर है ना? मतलब उसकी स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है, उसकी स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज है। +½ है तो क्लॉकवाइज है। जो ये वाला है ये क्लॉकवाइज स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक, और अगर ये वैल्यू आई तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। एक एग्जांपल और देख लीजिए, आप समझ आ जाएगी पूरी बात। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, हाँ देखिए ठीक, हाँ ये वाली नहीं सर, ये नहीं, आगे ये सर इसमें नहीं सर, ये वाली इससे पहले आपकी मिल गई। अच्छा ये, हाँ ठीक। ms रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिन क्वांटम नंबर। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन कैसी है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज?
Mn रिप्रेजेंट कर रहा है इन पांचों ऑर्बिटल में से किस में है। अगर -1 आती तो, अगर जैसे -2 आता तो पहला ऑर्बिटल, -1 आता तो सेकंड ऑर्बिटल, 0 आया तो मिडिल वन, +1 आता तो ये वाला, और अगर +2 आता तो ये वाला। समझ पा रहे हैं? पोजीशन डिटरमाइन। हाँ, ऑर्बिट किस ऑर्बिटल में है। 5 ऑर्बिटल हैं जो आपने इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, वो किस ऑर्बिटल में है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और। जिंक के अंदर आपको 30 इलेक्ट्रॉन है, फॉर 27th इलेक्ट्रॉन सिखाने की गारंटी हमारी, रिटेन करने की आपकी। 27th इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए वैल्यू क्या होगी। लास्ट एग्जांपल, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी। देख के बताओ जल्दी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यही तो है। यहां से यहां तक गए तो कितने हुए थे? 20। तुम बाकी बचे 10 इसी में तो होंगे। ठीक, 27th इलेक्ट्रॉन है तो हम ये ऐसे फिल करते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन भटक रहा है। ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, मतलब 27 वाले भाई साहब यहाँ नाच रहे हैं, है ना। अच्छा, n की वैल्यू कौन से ऑर्बिटल में है? 3d में। n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, नहीं होगी? L की वैल्यू d के लिए क्या आती है? 2। L की वैल्यू 2। ml की वैल्यू क्या आती है? -L2 + L। बोलो, -2, -1, 0, +1, +2, आएगी नहीं आएगी? इन पांचों को उठा के इसके ऊपर चेप दो, किस वाले ऑर्बिटल में आएगी? -2, -1, 0, +1, +2। बताओ ml की वैल्यू क्या आएगी? -1। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन आपने सेलेक्ट किया उसकी मुंडी ऊपर है या नीचे? नीचे है, तो ms की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। चारों क्वांटम नंबर निकले। अब हमको चारों बताओ, हम बता देंगे किस इलेक्ट्रॉन में कहां पे है और उसकी मुंडी किधर है। n की वैल्यू 3, इसका मतलब थर्ड सेल में है। l की वैल्यू 2, इसका मतलब d सब सेल में है। ml की वैल्यू -1, इसका मतलब शुरुआत से सेकंड वाले में है। और -1/2 का मतलब उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, हेड नीचे है। ओके, हाँ बताओ। हाँ, जो हम लोगों का काम रूल फॉलो करना है, बनाना नहीं। रूल बनाइए नहीं, जो बने हैं उनके रास्ते पे चलिए। समझ रहे हैं? जो रूल हैं उनको फॉलो करिए, ठीक है। उसके कारण है, मैं आपको बता दूंगा क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई सवाल किसी के मन में कहीं भटक रहा हो तो आप बताओ। रूल भैया साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च के बाद बनाए हैं। आप 10th में थोड़ी ना रूल बना लोगे। आप बताओ, जो अखिलेश यादव ने जमुना एक्सप्रेस वे बनाया उस पर गाड़ी लेके चलोगे कि आप खेत में कहीं ऐसे चला दोगे? अगर उस लायक हो जाओगे, कभी सीएम बनोगे, तब न बनाना अपना रास्ता। जब साइंटिस्ट बन जाना तो अपने रास्ते बनाना, लेकिन तब तक जो बने हैं उन्हीं पे गाड़ी चलाओ ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा। आप, हाँ बेटा, अच्छा बिल्कुल सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, अभी आपकी इसी में हिस्ट्री की क्लास इसी में कंटिन्यू हो जाएगी, कोई लीव मत करिएगा मीटिंग। ओके बेटा, थैंक यू। ओके, ये माइक लीजिए।